हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर 2 का थर्ड पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सोल्यूशन। एसिड और बेस सोल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है। देखिए, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली, सिंथेटिकली या स्मेल के थ्रू हैं, ये बताते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि कोई भी गिवन सब्सटेंस जो है, कोई भी गिवन केमिकल या गिवन चीज़ जो है वो एसिड है या बेस है। बस इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वो चीज़ें हैं जो कि हमें इंडिकेट करती हैं कि कोई चीज़ एसिड है कि बेस है, ठीक है। वो हमने एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश करने के लिए पढ़े। दूसरी बात हमने ये देखा कि व्हाट एसिड्स हैव इन कॉमन। एसिड्स के पास कॉमन क्या होता है? एसिड्स के पास कॉमन होता है H+ आयन, और बेस के पास कॉमन होता है OH- आयन, ठीक है। तो इंडिकेटर हमें ये बताते हैं कि एसिड और बेस क्या है, लेकिन क्या हमें इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि ये एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड कम स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है? क्या हमें ये बताते हैं? नहीं। इंडिकेटर हमें सिर्फ ये इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, लेकिन वो हमें ये इंडिकेट नहीं करते कि कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। तो हम लोगों को कैसे मालूम करना है कि कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? अगर देखो, एसिड है तो क्या करता है? वो H+ आयन रिलीज करता है। अगर ज़्यादा H+ आयन रिलीज होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर कम H+ आयन रिलीज होंगे तो वो एक वीक एसिड होगा। सिंपल। तो एसिड तो वो चीज़ है जो कि H+ आयन रिलीज करते हैं। अगर ज़्यादा H+ आयन रिलीज हो रहे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर कम H+ आयन रिलीज हो रहे हैं तो वो एक वीक एसिड है, ठीक है। उस तरह से अगर आपको पता है कि बेस वो चीज़ है जो कि OH- आयन रिलीज कर रहे हैं, और अगर ज़्यादा OH- आयन रिलीज होंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और कम होंगे तो एक वीक बेस होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमाइनिंग। हमें पता लगाना है अगर है कि कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है कि वीक बेस है, जो भी है। वीक का स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग को बस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन को चेक करना है, ठीक है। अब उसके लिए इंडिकेटर्स हमारी हेल्प नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक नई चीज़ होती है, वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। उसके लिए कौन हेल्प करता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर तो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है कि बेस है, लेकिन इंडिकेटर हमें क्या नहीं बताते कि कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है कि वीक बेस है। उसको पता लगाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट H+ आयन के अंदर, या डिफरेंट OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन के अंदर डिफरेंट कलर्स देते हैं, और इसीलिए ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं, और इसीलिए ये हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर आपके पास H+ की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो ये एक पर्टिकुलर कलर देंगे, अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी तो ये पर्टिकुलर कलर देंगे, अगर OH की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो ये एक कलर देंगे, और OH की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ये कलर देंगे। तो ये डिफरेंट H+ और OH की कॉन्सेंट्रेशन पे डिफरेंट कलर देते हैं, और इसीलिए हमें क्या बताते हैं? ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड और बेस बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम लोग एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, जो कि क्या होता है? कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन। तो किसी भी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो डिफरेंट आपको कलर्स शो करता है, ठीक है। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। उसमें आप देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, लेकिन हैज़ बीन डेवलप, ठीक है। तो एक नई स्केल डेवलप की गई, इसका नाम क्या है? पीएच स्केल। इस पीएच का फुल फॉर्म है, पी का मतलब है पोटेंस, और पोटेंस एक जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है पावर। तो पावर बोल सकते हो यहाँ पर, या पोटेंस बोल सकते हो, और ये क्या है? H+। तो पावर ऑफ H+। कितने H+ हैं, कितनी H+ है? दिस इज पीएच इज, ठीक है। तो कितने H+ हैं वो हमारी पीएच है, और पीएच क्या है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है,
और पीएच स्केल क्या है, वो एक स्केल है, वो हमें 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 मेजर करने को मदद करती है, ठीक है। इसमें आप जनरली क्या होता है कि इसके अंदर ज़ीरो से लेकर 14 तक मार्किंग होती है और बीच में होता है 7। देखो जैसे हर हर स्केल होती है, आपको पता है कि 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है, वैसे ही यहाँ पर पीएच स्केल जो होती है, पीएच इज़ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। और पीएच स्केल जो है वो एक स्केल है मेजर करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर हैं तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, लेकिन अगर आप इधर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहाँ जाते समय एकदम ही ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन देखिए बहुत हाई है, फिर कम हो रही है, 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 यहाँ पर कम हो रही है, कम होती जा रही है। इट इज़ डिक्रीजिंग एज वी आर मूविंग हियर, मूविंग ऑन द राइट साइड, इट इज़ डिक्रीजिंग, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ बिकमिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो। एंड वॉट इज़ इंक्रीजिंग हियर, सी वॉट इज़, क्या बढ़ क्या रहा है यहाँ पर, देखिए बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, क्या बढ़ रहा है, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और यहाँ पर मैक्सिमम हो रही है। तो अगर आप लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं, 0 टू 14 मूव कर रहे हैं, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो जो मैं रेड से कलर कर रहा हूँ, वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। और OH की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी अगर नंबर है जिसका पीएच स्केल पे आपको वैल्यू 0 टू 7 मिल रही है, तो वो क्या होगा, वो एक एसिड होगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 7 है तो वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। न्यूट्रल मतलब ना तो वो एसिड होगा ना तो वो बेस होगा, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड H प्लस आयन और इक्वल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट है, इसीलिए वो ना तो एसिड है ना तो वो बेस है। 7 से ऊपर करते ही, 7.1 पे जाते ही क्या होगा, 7.1 से लेकर 14 तक क्या होगा, पूरा बेस होगा। तो यहाँ 0 टू 6.9 तक आपका एसिड, 7 पे आपका न्यूट्रल, और 7.1 से लेकर आपका 14 तक बेस। तो ये एक स्केल है जो कि आपको बताती है कि कोई चीज़ एसिड है कि बेस है, ठीक है। सो लेट्स रीड इट हियर फ्रॉम हियर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 टू 14। जनरली हम लोग इसको 0 टू 14 मेजर कर सकते हैं। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर। ये क्या हो सकता है, देखो आप इसको कैसे इमेजिन करोगे, ये सिंपली एक नंबर है विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर हमें बताता है। हायर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, लोअर इज द पीएच। जितनी ज़्यादा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही कम पीएच होगी। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कम आपकी पीएच की वैल्यू आएगी। तो पीएच की अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है तो पीएच की वैल्यू लो होगी, इसका मतलब वो 0 टू 7 के बीच में ही होगी, ठीक है, तो वो एसिडिक सब्सटेंस होगा। pH is a neutral pH of a neutral solution is 7। तो न्यूट्रल सोल्यूशन की pH क्या होती है, 7। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा, वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। एज द pH इंक्रीजेस फ्रॉम 7 टू 14 इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही 7 टू 14 बढ़ते हैं तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है इन द सोल्यूशन, दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलाई। उससे हम क्या, अगर 7 से ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि भाई एल्कलाई यानी कि बेस की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है। जनरली पेपर इम्प्रेगनेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच। तो क्या करते हैं हम लोग, कैसे मेजर करते हैं पीएच को, यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम लोग यूज़ करते हैं किस पे, एक पेपर के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर लगा लेते हैं। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। देखिए एक इंडिकेटर तो आपको पता ही है कैसे, जैसे कि लिटमस हमने बोला, लिटमस जो होता है वो वॉलेट कलर का होता है, ठीक है, और वो ब्लू और रेड कलर डिफरेंट कलर देता है। लेकिन जो ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप डिफरेंट चीज़ें डालोगे, एसिड बेस जो भी डालोगे,
उसके अकॉर्डिंग ये कलर चेंज करेगा। तो देखिए कि यहाँ पर क्या है कि एक कलर दिखाए हुए हैं, कलर पैटर्न दिखा हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच का कलर दिखाया हुआ है। तो आप नंबर कैसे डिटरमाइन करोगे? देखो हमने अभी बात करी कि 7 से तक तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उससे कम क्या है सारे, उससे कम है सारे एसिड और उससे ऊपर सारे बेस। लेकिन आप ये नंबर मालूम कैसे करोगे? आपको मालूम कैसे चलेगा कि ये नंबर है हमारे पास? तो आपको जो भी चीज़ दी हुई है उसमें क्या करोगे आप, उसमें आप एक पेपर डालोगे। पेपर, उसका नाम क्या है, पीएच पेपर। ये पीएच पेपर जो है क्या आखिर, ये पीएच पेपर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो एक मिक्सचर है सेवरल इंडिकेटर का। इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो बहुत सारे इंडिकेटर, जैसे कि बहुत सारे कलरफुल सब्सटेंस हो सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे कि फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, रेड कैबेज, इन सब के मिक्सचर्स हो सकते हैं। बहुत कुछ मिक्स करके यहाँ पर आपने ये पेपर बनाया है। आपने क्या किया, आपने इस पेपर को इसमें डाला किसी भी सब्सटेंस में। अब उसमें ये सारे कलर चेंजेस पॉसिबल हैं। जो कलर आएगा, जिस तरह से कलर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगाएंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या है। अगर गहरा सुर्ख लाल कलर आ गया, इसका मतलब क्या है, वो सब्सटेंस ज़ीरो है उसकी पीएच, इसका मतलब वो हाईली एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है। अगर येलो कलर आ रहा है तो हम पता लगा सकते हैं कि वो लिटिल बिट बेसिक की तरफ मूव कर रहा है। अगर लाइट ग्रीन आ रहा है इसका मतलब वो बेसिक की तरफ मूव कर रहा है, न्यूट्रल की तरफ मूव कर रहा है। और अगर एकदम इस तरह का ग्रीन आ रहा है जो आपको यहाँ दिख रहा है, वो क्या है, न्यूट्रल है। अगर डार्क ब्लू, वॉयलेट या पर्पल आ रहा है, नेवी ब्लू आ रहा है, इसका मतलब वो एक बेस है। और ऐसे ऐसा ब्लूइश ग्रीनिश आ रहा है, इसका मतलब वो मतलब इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द न्यूट्रल साइड अगेन, फ्रॉम बेसिक टू इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द न्यूट्रल साइड। तो ये हमारी पूरी स्केल होती है। आई होप कि पीएच पेपर क्लियर है आपको, आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर क्लियर है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये कई सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है बस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रीडिंग करते हैं हम लोग जल्दी से फास्ट। The pH of a neutral solution is 7. Values of less than 7 on the pH scale represent acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents the increase in OH minus ion concentration, that is increase in the strength of alkali. ये मैंने पढ़ दिया, रीड किया, I have already explained. Generally paper impregnated with universal indicator is used for measuring pH. तो पेपर जो है जिसके ऊपर यूनिवर्सल इंडिकेटर लगा होता है उसको हम लोग pH के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये एक डायग्राम, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है कि भाई क्या होता है नंबर्स के लिए। अगर आप देखो तो ये ब्लू वाला जो लाइन है वो किससे, ब्लू वाला जो कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड की H+ की कॉन्सेंट्रेशन को। तो आप यहाँ से यहाँ जब मूव कर रहे हो 0 से 14 की तरफ मूव कर रहे हो, तो देखो ये ब्लू वाली जो लाइन है वो कम होती जा रही है ना, कम होती जा रही है। और यहाँ पर जाते जाते वो एकदम ख़त्म हो रही है। देखो ख़त्म भी नहीं हो रही है एकदम, मतलब ऑलमोस्ट बहुत छोटी सी माइन्यूट सी लाइन अभी भी बनी हुई है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बेसिक सोल्यूशन होता है उसके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ H+ आयन हो सकते हैं, लेकिन OH माइनस ज़्यादा होने की वजह से वो बेस होता है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो एसिडिक में भी OH माइनस, ये OH माइनस वाइट वाला पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग OH माइनस आयन, और जो ब्लू वाला पार्ट है वो OH+ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इस तरफ देखिए तो हमें दिख रहा है कि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी अभी भी है, मौजूद है, इट इज़ ऑल्सो स्टिल प्रेजेंट। बट H+ की देखिए कितनी ज़्यादा है, H+ की बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एसिड है वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है और OH की बहुत कम है। तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि न्यूट्रल हमारे पास 7 है, इसके अगर इस तरफ मूव करोगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, और अगर इसके इस तरफ मूव करोगे तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल दी हुई है, टेबल 2.2, यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ों की चीज़ें टेस्टिंग करनी है। तो एक्टिविटी 2.11 क्या कह रही है, टेस्ट द pH values of solutions given in table 2.2, record your observations and what is the nature of each substance in the basis of your observation। तो हम लोग यहाँ पे सलाइवा की pH लेंगे, सलाइवा बिफोर मील, खाने से पहले, और सलाइवा हमारा जो थूक है उसकी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद कितनी pH है। लेमन जूस की pH क्या होगी, ऑब्वियसली एक एसिड होता है। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक जो आपकी जैसे आपकी सोडा ड्रिंक, सोडा है, सोडा, ठीक है। तो सोडा जो है वो क्या होती है, एक ड्रिंक होती है। एरिएटेड ड्रिंक्स क्यों बोलते हैं इनको, बिकॉज दे हैव कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड इन इट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनके अंदर
आपकी सोडा के अंदर भी CO2 जो है वो आपको हाई प्रेशर करके उनके अंदर भरी होती है। तो एरेटेड ड्रिंक्स हम लेंगे, कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, 1 मोलर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन। इन सब की हम क्या करेंगे, देखिए कलर ऑफ पीएच पेपर। अब हम पीएच पेपर जो कि क्या होता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो यूज़ करेंगे। क्या कलर चेंजेस आ रहे हैं हम वो यहाँ पर लिखेंगे। अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो भी कलर चेंज आएगा उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। जो भी कलर चेंज आएगा उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे और पीएच वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। फिर हम बताएंगे कि वो नेचर कैसा है, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या वो एक वीक एसिड है, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, या तो वो एक वीक बेस है, या तो वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो ऐसे हम इसको नेचर डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पर नेचर लिखेंगे। तो पहले पीएच पे कलर, उसके बाद पीएच वैल्यू कितनी आ रही है, उसके बाद उसका नेचर। ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आप लोग अपने स्कूल टीचर्स से बोल सकते हो कि लेट्स चेक द पीएच ऑफ दी सब्सटेंस। आप लोग घर से इन चीज़ों को लेकर जाओ और वहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर होता ही है बहुत कॉमनली, और उसको आप चेक करिए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी रहेगी। तो ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देता है। आप उससे वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, क्या वैल्यू आ रही है, और उस वैल्यू से उसका नेचर डिटरमाइन करेंगे। अगर 3 पॉइंट जैसे देख लीजिए, अगर यहाँ पर 7 तक दिया हुआ है, ठीक है, 7, तो देखिए अगर 3.5 है, ठीक है, 3.5 अगर हमारी वैल्यू आ रही है पीएच की 3.5, तो आप कह सकते हो कि क्या 3.5 से कम है तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, 3.5 से ऊपर है तो वो एक वीक एसिड है, क्योंकि वो न्यूट्रल की तरफ बढ़ चुका है। 7 आ रही है तो वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10.5 आ रही है, अगर 10.5, तो हम कह सकते हैं कि 10.5 से कम है तो वो एक वीक बेस है, और 10.5 से अगर ज़्यादा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, 10.5 से 11, 12, 13, 14, और यहाँ पर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। जबकि 7 से लेकर आप देखें अगर 7.5, 8, 9, ये वैल्यूज़ जो है वो कम वैल्यूज़ हैं, उनमें OH की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम है। H प्लस की तो कम है, लेकिन OH माइनस की कंपेरेटिवली इन चीज़ों से कम है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वीक बेस है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन आस्क अगेन, ठीक है। अब देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस। तो हमने पहले ही बात करी कि कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस कैसे होगा, जिसमें H प्लस और OH की कॉन्सेंट्रेशन हम चेक करेंगे। अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर H प्लस की थोड़ी लो है तो वो एक वीक एसिड है, OH की ज़्यादा है तो वो एक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर OH की थोड़ी कम है तो वो एक वीक बेस है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें और एसिटिक एसिड लें द सेम कॉन्सेंट्रेशन, जैसी कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि कितना पानी है और कितना वो पर्टिकुलर सोल्यूशन है। HCl कितना है इस पानी के अंदर, और एसिटिक एसिड कितना है इस पानी के अंदर। इक्वल अमाउंट ऑफ पानी हम लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अभी सेम है, ठीक है। और इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन भी लेंगे, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ HCl, इक्वल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड को हम इक्वल पानी में मिक्स करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन से हैं। से 1 मोलर, तो जैसे कि मोलारिटी होती है, मोलारिटी आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा होगा, तो 1 मोलर हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन। देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ऑब्वियसली अगर आप सेम कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो HCl जो है वो पानी में जाकर ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा, और एसिटिक एसिड कम CH3COOH, ये जो है वो कम H प्लस आयन रिलीज करता है। इसीलिए क्या होता है, ये एक वीक एसिड होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में, आपको याद होगा कि मैंने पहले ही आपको एसिड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ याद करवाए थे और वीक एसिड्स याद करवाए थे, तो आई डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन। आप लोग पीछे वाले जो आपके वीडियोज़ हैं उनमें आप उनको याद कर सकते हो, ठीक है। मैंने उनको आपको करा दिए हैं वो एकदम डिटेल में ऑलरेडी। बेसिस भी मैंने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में मैंने क्लासीफाई करा दिए हैं, और साथ में मैंने मेटल्स का भी करा दिया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि पीएच से ही रिलेटेड है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ।
पीएच की हमारे ज़िंदगी में क्या महत्वता है या क्या महत्व होता है, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो इस वाले टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज ये एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। इसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि जो पीएच नाम की जो चीज़ है, यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारी लाइफ में कहाँ पर यूज़ आती है। तो इसीलिए क्योंकि सीबीएसई जो होती है वो एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान देती है, वो चीज़ों के एप्लीकेशंस को पे ऊपर फोकस करेगी, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट्स और एनिमल्स भी पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी वर्क्स विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी बॉडी जो होती है इस पर्टिकुलर पीएच रेंज में काम करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो पीएच स्केल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर नैरो पीएच स्केल में ही सर्वाइव कर पाते हैं। मतलब हमारी अगर पीएच रेंज जो है वो 7 to 7.8 है, तो हमारी बॉडी जो है वो इतनी ही पीएच के अंदर, न्यूट्रल पीएच के, थोड़ा लगभग न्यूट्रल पीएच के अंदर ही काम कर पाएगी प्रॉपरली, ठीक है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। याद रखना, यहाँ पर तो हम बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी की पीएच, नॉर्मल पीएच कितनी है, 7 to 7.8, हम उस पर काम अच्छे से करते हैं। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर बारिश के पानी की पीएच लेस देन 5.6 हो जाती है, तभी हम क्या बोल देते हैं, उसे एसिड रेन बोल देते हैं। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग अंडरलाइन करते चलिए। अब देखो, अगर एसिड रेन गिर रही है, बारिश ऊपर से गिर रही है, बारिश ऐसी, इसमें H+ आयन बहुत ज़्यादा है, तो व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। इससे क्या होता है, नदी के पानी की पीएच कम हो जाती है। अब इससे क्या होगा, अगर नदी के पानी की पीएच कम हो जाएगी तो एक्वाटिक लाइफ, जो आपके जीव जंतु हैं जो कि पानी में रह रहे हैं, इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट, तो उनकी लाइफ जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखिए एक और चीज़, कैसे ये एसिड जो है वो हवा में आते हैं। तो देखिए, जब हम लोग कोई भी चीज़ कंबस्ट करते हैं, जब हम लोग कोयले को कंबस्ट कर रहे हैं, कोयला है, उसको आप उसको बर्न कर रहे हो, चिमनीज में बहुत सारा धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रीज में बहुत सारा धुआं निकल रहा है। इस कोल के अंदर सिर्फ कार्बन नहीं होता, इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है और सल्फर भी होता है। तो जब ये कोई भी चीज़ बर्न होती है, मैंने आपको क्या बताया है, जब कोई भी चीज़ बर्न होती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, इनके ऑक्साइड बनाती है। तो कार्बन बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन बनाएगी नाइट्रोजन ऑक्साइड, और सल्फर बनाएगी सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड, ठीक है। जब बारिश होगी तो ये सब किससे रिएक्ट करेंगे, तो देखो, जब हमने कोल को बर्न किया तो क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, कोल के अंदर नाइट्रोजन भी थी, सल्फर भी थी, जिससे क्या बन गई, CO2 बन गई, NO2 बन गई और SO2 बन गई। लेकिन जब बारिश होती है तो पानी पानी है, H2O है, तो ये सब चीज़ें किससे रिएक्ट करेंगी, पानी से रिएक्ट करेंगी। अब पानी से जब रिएक्ट करती हैं, मैंने आपको बताया है पहले भी कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं वो क्या होती हैं, वो एसिडिक होती हैं। क्यों एसिडिक होती हैं, देखो ये सारी नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये सारी नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, NO2। तो देखिए क्या होता है, जब ये रिएक्ट करेंगी इनके साथ, तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी कार्बोनिक एसिड H2CO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगी नाइट्रिक एसिड HNO3, उस तरीके से सल्फर ऑक्साइड बनाएगी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो तीनों ही क्या बना रही हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड्स बना रही हैं, और यही एसिड जो होते हैं वो बादल में से गिरते हैं, मतलब ऊपर से बारिश के समय पे गिरते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड रेन बनाते हैं। तो इस तरह से बनती है आपकी एसिड रेन। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि एसिड रेन जो है वो कैसे बनती है। अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज़ रिपीट करिए, वापस जाइए, रिवाइंड करिए और फिर से देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसिड रेन। 8th क्लास में ही ये आ चुका था और 9th क्लास में फिर से रिपीट हुआ था नेचुरल रिसोर्स वाले टॉपिक में, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स। अगर आप बात करो वीनस की, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो एक थिक वाइट और येलोइश क्लाउड का बना हुआ है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है। और डू यू नो लाइफ कैन एग्जिस्ट, अगर पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो अगर सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है H2SO4, तो आपको लगता है कि इसमें लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी? नहीं, ऑब्वियसली बात है, नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट इन सच एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। बैकयार्ड का मतलब क्या होता है, आपके पीछे वाले गार्डन में, जैसे घर है आपका,
तो कई सारे घरों के आसपास क्या होता है, लोग गार्डन लगा लेते हैं। तो गार्डन, वो जो बैकयार्ड होता है, किचन गार्डन को ही हम लोग बैकयार्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो उस बैकयार्ड में क्या पीएच है आपके सॉइल की, उस मिट्टी की सॉइल की पीएच क्या है। देखिए, प्लांट्स भी, जैसे हमने बात करी कि प्लांट्स भी उनको भी एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर द हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को एक हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत है। स्पेसिफिक पीएच का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू में ही वो ढंग से ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पीएच वैल्यू हाई हुई या लो हुई तो वे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है कि उसको मेंटेन करना पड़ता है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो इन द एक्टिविटी 2.12। आप लोग अलग अलग जगहों से जाकर मिट्टी कलेक्ट करके लाएंगे और उसका पीएच चेक करेंगे, ठीक है। तो आप कर सकते हो ये चीज़ भी। आप लोग मार्केट में जाइए, पीएच पेपर खरीद लीजिए और क्या करिए, आप मिट्टी लीजिए और उसकी पीएच चेक करिए। मिट्टी की पीएच कैसे चेक करेंगे, मिट्टी को आप थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे और वो पानी जो है वो उसकी H+ आयन उसके अंदर होंगे तो वो H+ आयन ले लेगा, OH- आयन होंगे तो वो OH- आयन लेगा। अब उस पानी के अंदर आप बस पीएच पेपर डालिए और चेक करिए कि क्या होता है। आपको पीएच पेपर जो कलर देगा उसको आप स्केल से चेक करेंगे। स्केल से आप देखेंगे कि भाई क्या नंबर मिल रहा है, तो क्या पीएच वैल्यू आ रही है, और पीएच वैल्यू चेक करते ही आप उसका नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी फार्मर को अपने सॉइल के अंदर ये क्यों मिक्स करना पड़ता है, लाइम क्यों मिक्स करना पड़ता है, CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है, आपको पता ही है कि एक मेटलिक ऑक्साइड है। कैल्शियम इज अ मेटल और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड, जो कि क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है। तो अगर आपके किसान की जो पीएच है, किसान की जो सॉइल की पीएच है, वो अगर एसिड हो गई है किसी वजह से, क्या हो गया है कि आपकी मिट्टी जो है एसिडिक हो गई, तो आप क्या ऐड कर सकते हो उसमें, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, चूना चूना जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर also you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil। तो जहाँ से भी आप मिट्टी कलेक्ट करोगे, आप वहाँ पर ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि उस मिट्टी में कौन से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी, आई थिंक ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है। यहाँ पर आप, जो आपको बताया कि आप जो है मिट्टी लाएंगे, उसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे, उसका पानी यहाँ पर निकालेंगे मिट्टी का, और फिर उसमें पीएच पेपर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें से वही क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बताया, फार्मर जो है, जो उसके बैकयार्ड में अगर फार्मर के अगर के फील्ड में अगर उसने लाइम मिक्स कर रहा है, इसका मतलब क्या है। तो आपको देखो ये क्वेश्चन कैसे आता है, क्योंकि मिट्टी की पीएच चेंज हो सकती है और फार्मर क्या करता है, फार्मर इसको चेक कर लेता है कि भाई उसकी पीएच क्या है। आजकल एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, प्राइम मिनिस्टर सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम होती है। सॉयल हेल्थ जो होती है, देखो सॉयल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिट्टी की अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर जो है प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो हमें मिट्टी की हेल्थ को अच्छा करना है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी मिट्टी को लैब टेस्टिंग के लिए देना चाहिए। आप अपनी मिट्टी को जब लैब टेस्टिंग के लिए दोगे तो जो वहाँ पर लैब में क्या होगा, उसकी पीएच डिटरमाइन की जाएगी, उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश है कि नहीं है, NPK की टेस्टिंग की जाएगी। फिर लैब से रिपोर्ट जो आएगी, उस रिपोर्ट के अंदर सब कुछ लिखा होगा कि भाई सॉइल के अंदर इन चीज़ों की कमी है और ये चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए। तो किसान भी हैं आजकल हाईटेक बन चुके हैं और सॉइल हेल्थ कार्ड का बेनिफिट ले रहे हैं। तो हम लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, अगर पीएच है एसिडिक तो हम लोगों को उसमें लाइम यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो है पीएच जो है वापस नॉर्मल हो सके, न्यूट्रल हो सके। क्यों, क्योंकि एसिड अगर पीएच है, एसिडिक पीएच अगर है, तो अगर आप उसमें अगर कैल्शियम ऑक्साइड चूना मिक्स कर देते हो तो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर आपको मिलेगा और ये न्यूट्रल हो जाएगी और इससे क्या होगा, नॉर्मल आपका सॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने एसिड रेन के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन किया, हमने सॉइल की पीएच के बारे में भी डिस्कशन किया। दोनों को आप प्लीज़ डिस्कशन को याद रखेंगे, ठीक है। अब है पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे खाने खाते समय क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच रहती है। तो देखिए यहाँ पर एक आपको जैसे कि जो ये जो यहाँ पर दिया हुआ था, ये जो डायग्राम, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट
चीज़ों की पीएच दी हुई है। यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस की पीएच दी हुई है 1.2। गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या होता है, स्टमक के अंदर, पेट के अंदर जब एसिड रिलीज होता है तो उसी को हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो पेट का सारा मिक्सचर होता है, जिसके अंदर आपको पता ही है कि तो पेप्सिन होता है, पेप्सिन नाम का सब्सटेंस निकलता है, एक एंजाइम, प्लस इसमें HCl रिलीज होता है और म्यूकस रिलीज होता है। तो ये तीनों ही जो होते हैं वो हमारा गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या है, पेट से निकलने वाला जूस। तो उसकी पीएच देखिए कितनी होती है 1.2, और ये हाईली एसिडिक पीएच होती है। ठीक है, हाईली एसिडिक पीएच होती है 1.2। लेकिन अगर आप देखिए आपकी खाने में बहुत आपका कोई शेड्यूल नहीं है प्रॉपर, तो क्या होगा, देखिए आपका जो स्टमक होता है वो एक फिक्स टाइम पे एसिड रिलीज करता है। जब आप खाना एकदम टाइम से खा रहे होते हो तो आपका स्टमक एक फिक्स टाइम पर ही एसिड रिलीज करता है। ठीक है, ठीक है, तो एसिड रिलीज जो है आपका जो स्टमक है वो एक फिक्स टाइम पे करता है। तो अगर आप खाना जो है टाइम से नहीं खा रहे हो और जो आपका स्टमक है उसको आदत है कि भाई मेरा इसी टाइम पे भाई एसिड रिलीज होने वाला है, खाना समझ लो उसको मिलना, वो चाहता है कि भाई खाना आना चाहिए लेकिन खाना आ नहीं रहा, आपके पेट में क्या होगा, एसिड बन जाएगा और उसकी वजह से क्या डेवलप होगी, एसिडिटी डेवलप होगी। कभी कभी एसिडिटी जो होती है वो ओवर ईटिंग की वजह से भी होती है, अंडर ईटिंग की वजह से भी होती है। तो एसिडिटी जो होती है आपके पेट में, एसिड की इंक्रीज को एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, पेट में एसिड की इंक्रीज को ही हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। अगर आपको इसे ख़त्म करना है, जिस तरह से किसान ने अपने खेत में कैल्शियम ऑक्साइड डाल के उसको ख़त्म किया, वैसे ही आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सल्यूशन पीकर उसे एसिडिटी को ख़त्म कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है क्या, एक बेस है। तो एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, सिंपल सी बात है। एसिडिटी आपके पेट में हो गई है, अगर एसिड क्रिएट हो गया है तो आप उसको बेस से न्यूट्रलाइज कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि हमने, आपको याद होगा कि न्यूट्रलाइजेशन को हमने ऐसे ही पढ़ा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे हम लोग MgOH और क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। तो हमने ऐसे ही पढ़ा है कि भाई न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, एसिड प्लस बेस से, बेस एक दूसरे को इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो पेट के अंदर एसिडिटी अगर हो गई है तो हम लोग सीधा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्यार से क्या बोलते हैं, एक एंटासिड बोलते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, जो कि एक माइल्ड बेस होता है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है, एक हल्का बेस होता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध। क्योंकि वाइट कलर का होता है, इसलिए लगता है कि ये मिल्क है, इसलिए इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो याद रखना है इसको, हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं जब हमारा पेट में एसिडिटी बन जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके। अब देखिए जब आप खाना खाते हो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं आपके डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है, रात को आपने खाना खाया, आपने ब्रश नहीं किया, तो क्या होता है, देखिए आपको पता है कि आप अपने माउथ को तो बंद करके सोते होगे, माउथ आपका बंद है और अंदर क्या है, आपने पूरा खाना खा रखा है रात का, और आपके दांतों में क्या है भाई, बहुत सारा खाना जो है फंसा हुआ था, आपके दांतों में बहुत सारा खाना जो है फंसा हुआ है। और रात फिर क्या हुआ, आपके माउथ में, देखो हमारी पूरी बॉडी में बैक्टीरिया रहते हैं, माउथ में भी बैक्टीरिया रहते हैं। अब रात को जब वहाँ पर आप सांस तो ले, माउथ तो आपका बंद है तो एयर तो प्रेजेंट है नहीं, तो एन एरोबिक वहाँ पर रेस्पिरेशन होगा। वहाँ जो बैक्टीरिया है वो आपकी शुगर, जो आपने खाना खाया है, आपने रोटी जो आपकी फंसी रह गई है उसको खाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो रहेंगे जब शुगर को खाएंगे, शुगर मतलब आपकी रोटी खाए, देखो रोटी के अंदर भी शुगर होती है। ठीक है, उसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या निकालेंगे वो लोग देखो अल्कोहल बनाएंगे या लैक्टिक एसिड बनाएंगे, कुछ ना कुछ वो लोग बनाएंगे। अगर एयर का एब्सेंस है तो एसिड जो है आपकी बॉडी में जो है आपकी माउथ में जो है बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी माउथ में क्या शुरू हो जाएंगे, एसिड बनना शुरू हो जाएंगे। और ये एसिड जो है वो क्या कर सकते हैं, जो टूथ है उसको डीके कर सकते हैं, टूथ को डिजोल्व कर सकते हैं। देखो टूथ जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, जो कि क्रिस्टलीन कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और अगर अगर जो इनेमल पार्ट है इसका, सबसे हार्डेस्ट पोर्शन होता है टूथ का इनेमल। ठीक है, तो टूथ के अंदर दो पार्ट होते हैं, तो आपका जो ये वाइट पोर्शन दिखता है आपको वो तो इनेमल पार्ट होता है, और अंदर होता है डेंटाइन। ठीक है, तो जो बाहर वाला पोर्शन है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके जो माउथ में बैक्टीरिया होते हैं रात भर में इसको तोड़ सकते हैं।
तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? आपको एक तो ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने से क्या होता है कि भाई जो आपके माउथ में जो भी चीज़ें फंसी हुई हैं वो सब रिलीज हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि एसिड अब जो है ग्लूकोज पे एक्ट नहीं करेगा, सॉरी बैक्टीरिया जो है ग्लूकोज पे एक्ट करके एसिड क्रिएट नहीं करेंगे। तो एसिड कम से कम बनेगा और उससे क्या होगा, टूथ डीके कम से कम होगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो भी अगर एसिड बनता है उसको टूथपेस्ट में जो प्रेजेंट बेस होता है, क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, वो भी इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। बस सिंपल। ठीक है, तो क्या आपको टूथ डीके समझ में आ गया? आई होप क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। तो यहाँ पर ये वैल्यूज याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5.5 से आपकी पीएच वैल्यू कम है दांत की, तो आपका दांत का सड़ना निश्चित है। ठीक है, टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, अ क्रिस्टलीन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ये बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो क्वेश्चन अगर आता है विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, आप तो लिखेंगे टूथ एनेमल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट या कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में तो ये घुलता नहीं है, बट करोडेड व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन ये खराब हो जाएगा, ये करोड हो जाएगा, ईटन अप हो जाएगा। याद होगा आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में हमने करोजन की डेफिनेशन पढ़ी है। करोजन द ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ मेटल्स। यहाँ पर टूथ जो है वो करोड हो रहा है, यहाँ पर कैल्शियम का सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलीन सॉल्ट जो है वो करोड हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेजुअल ईटिंग अप हो रही है, बैक्टीरिया का जो एसिड है वो उसको डिसॉल्व कर रहा है, ग्रेजुअली ईट कर रहा है। ठीक है, और आपके दांत जो है कमजोर कर रहा है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडिंग ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो मैंने आपको बताया खाना खाने के बाद जो फूड पार्टिकल रह जाते हैं वो उनको खाता है और एसिड क्रिएट करता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। इसका बेस्ट तरीका क्या है कि भाई आप क्लीन करेंगे माउथ को खाना खाने के बाद, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। तो टूथपेस्ट यूज करने से क्या होगा, जो भी एसिड बनेगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि टूथपेस्ट कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एसिड को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आई होप दिस एंटायर टॉपिक इज क्लियर। अब नेक्स्ट चीज है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, केमिकल से करने वाली लड़ाई, केमिकल्स के द्वारा की जाने वाली लड़ाई। तो जो हमारे कुछ प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी उनके पास भी एसिड रिलीज करने की क्षमता होती है। फॉर एग्जाम्पल हनी बी, जब एक मधुमक्खी अपना डंक मारती है, जब आपको काटती है, तो वो क्या करती है, आपकी बॉडी में एसिड रिलीज करती है। उसी तरीके से एक वास्प, देखो तो यहाँ पर एक हनी बी के बारे में एक बताया जाएगा आपको, हनी बी, और एक बताया जाएगा आपको वास्प के बारे में। वास्प जो है वो क्या करती है, आपको बेस रिलीज करती है, और हनी बी क्या करती है, एसिड रिलीज करती है। तो हनी बी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप वहाँ पर बेस यूज कर सकते हो, और वास्प क्योंकि बेस रिलीज करती है तो आप उसको एसिड यूज करते हो उसे खत्म करने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो आपके जहाँ पर भी जो हनी बी काटती है तो वहाँ पर पेन और इरिटेशन क्यों होता है, क्योंकि वो एसिड रिलीज कर देती है। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, तो हम लोग यहाँ पर एक बेस यूज कर सकते हैं ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। जहाँ पर हमें काटा है स्टंग एरिया में, वहाँ पर अगर हम बेस यूज करें तो हम लोग उससे राहत पा सकेंगे। स्टिंजिंग हेयर ऑफ नेटल लीव, एक लीव होती है, एक पत्ते होते हैं जिनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरह के मतलब छोटे छोटे यहाँ पर मतलब हेयर्स लगे होते हैं, स्टिंजिंग हेयर्स। अगर आप उन पत्तों को टच कर लो तो वो पत्ते की जो हेयर्स हैं वो आपकी बॉडी में वो भी एसिड रिलीज कर देंगे, मीथेनॉइक एसिड रिलीज कर देंगे, जो कि बर्निंग पेन कॉज करता है। तो एकदम जलन मचती है उसके, वो अगर आप उसको टच कर लो तो उस पत्ते को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वो पत्ता दिया हुआ है, लेकिन ये पत्ता जो है उसका क्योर दिया है, आई थिंक उसकी रेमेडी दी हुई है। आप इसको खुद पढ़ेंगे। जो मिथेनॉइक एसिड आपके अंदर चला गया है, कभी कभी क्या होता है, जो नेटल लीफ होती है उसके पास ही एक और पत्ता पाया जाता है जो कि उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। ये आप रीड योरसेल्फ। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर टॉपिक जहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे एसिड्स के बारे में बात करी। हमने यहाँ पर बात करी अपने कुछ एनिमल वॉरफेयर के, कुछ प्लांट्स एनिमल जो हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी एसिड और बेस रिलीज करते हैं। हमने बात करी टूथ डीके कैसे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच क्या होती है, सॉइल की पीएच क्या होती है, और एसिड रेन के बारे में हमने बात करी, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में बात करी, और हमने बात करी कि भाई कैसे जो है हम डिटरमाइन करेंगे, ये मालूम करेंगे कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है, कोई बेस कितना स्ट्रांग है या वीक है। तो दिस वाज द एंटायर टॉपिक 2.3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.4 के ऊपर
डिस्कशन करेंगे विच इज़ मोर अबाउट सॉल्ट। हम लोग सॉल्ट्स के बारे में और पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो दिस वॉज फॉर द टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड share and subscribe. Thank you.